हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बस्ता में। तो ये वीडियो भले ही 1.5x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये वीडियो आपको जरूर कुछ सिखा के जाएगी। सीजीएल 2024 में मेंस का जो पेपर था 18 जनवरी वाला, उसका जीएस सेक्शन में आज आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा माइंडसेट क्या था वो पेपर सॉल्व करते टाइम पे, क्या गलतियां मैंने की जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। 2 हफ्ते में आपका मेंस का पेपर है। ये वीडियो डेफिनेटली जो लोग मेंस में बैठ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी, और जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी तो आगे मेंस देंगे ना, वो भी इस वीडियो से पक्का कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि फाइनल आंसर की में मेरे जीके में 42 मार्क्स थे, जो काफी अच्छे थे 18 जनवरी वाली शिफ्ट के हिसाब से। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि मेरा क्या माइंडसेट था। ठीक है, तो यार पहला क्वेश्चन मेरे सामने कुछ ये आया था कि आइसोक्लाइंस के बारे में आया था। मैंने सच बताऊं तो आइसोक्लाइंस के बारे में इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। मैं बस ये क्वेश्चन पढ़ के यही सोच रहा था कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, आइसोक्लाइन आर एक्सपेंशन पाथ बट ऑल एक्सपेंशन पाथ आर नॉट आइसोक्लाइन। मेरे को जीरो आइडिया था ये किस बारे में बात कर रहा है, क्या चीज है, मैंने कभी नहीं पढ़ा था इसके बारे में। पर आपको सारा पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आप जब मेंस में बैठे होंगे ना, तो अपने माइंड को काम करते हुए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी। सेकंड स्टेटमेंट थी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस इन्वॉल्व एडजस्टिंग ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड इनपुट्स लाइक लैंड और कैपिटल टू अफेक्ट आउटपुट। अब यार आप स्टेटमेंट को पढ़ो, जो मैंने लॉजिक लगाया इसमें वो ये था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात हो रही है। यहां पे ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और आगे ये बोल रहे हैं इन्वॉल्व एडजस्टिंग ऑल इनपुट्स, कि भाई सारे के सारे इनपुट्स को एडजस्ट कर देना और फिक्स इनपुट्स को भी एडजस्ट कर देना, लैंड और कैपिटल। और फिर एक तरफ आप बोल रहे हो शॉर्ट रन प्रोडक्शन, तो ये कहीं से मैच नहीं कर रही है चीज, है ना, क्योंकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन में सारे ही इनपुट एडजस्ट कर दिए जाए तो फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन हुई कैसे। तो ये लॉजिक लगा के मैंने ये समझ लिया था कि सेकंड स्टेटमेंट तो मोस्ट प्रोबेबली गलत ही होगी, तो मैंने सेकंड स्टेटमेंट को ना एलिमिनेट कर दिया था। सेकंड ऑप्शन तो हो गया कट। अब बचे 1 और 3। अब सेकंड जैसे ही कट हुआ तो मेरे पास 50-50 आ गया था, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता इसका आंसर, 1 ऑप्शन भी नहीं हो सकता इसका आंसर। इसके आंसर हो सकते हैं 2 चीजें, या तो ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर या 3 होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट ये थी यार कि स्टॉक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट यूज्ड इन वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन बट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लेटर पीरियड। भाई ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं ना रियल लाइफ में, तो स्टॉक हम उन चीजों की बात करते हैं कि जिनको हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। यही लॉजिक मैंने यहां पे फिट किया। मैंने कहा भाई स्टॉक रिसोर्सेज हैं तो ऑब्वियसली वो वही रिसोर्सेज होंगे जिनको हम लेटर पीरियड में यूज कर सकते होंगे। मुझे नहीं पता कि पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से, प्योर ऑप्शन एलिमिनेशन से मैंने ये ऑप्शन भी पूरी तरीके से हटा दिया था, और मेरा आंसर क्या निकल के आया था, ओनली ऑप्शन 3। ये करके मैंने ऑप्शन 3 लगाया था, ये ऑप्शन मेरा सही भी हो गया था और मुझे इसके लिए पूरे 3 नंबर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान था। केमिस्ट्री जिसने बेसिक भी पढ़ी, अगर कोई 11-12 वाला हो तो पक्का ही सही कर देगा। किसी ने बेसिक भी पढ़ी होगी सीजीएल के लिए, वो भी सही कर सकते थे। इनमें से मोनो एटॉमिक गैस कौन सी? भाई पहली बात, मोनो एटॉमिक होता क्या है? मोनो मतलब होता है 1, एटॉमिक मतलब होता है एटम, एक एटम वाली गैस। ऐसी गैस के पार्टिकल जिनका एकलौता एटम बड़े आराम से इस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सके। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसी गैस है जिसका इकलौता एटम एनवायरमेंट में बिना किसी से रिएक्ट करे सर्वाइव कर पा रहा है, तो यार उसका आउटर मोस्ट शेल तो भरा होगा ना। आप केमिस्ट्री वाला लॉजिक देखिए, क्लोरीन देखते साथ ही पता चल रहा है, आपको याद आ जाएगा कि Cl2, कि क्लोरीन फ्लोरीन के 2 एटम साथ में आते तभी उनका एक्सटर्नल शेल कंप्लीट होती है। दूसरा हाइड्रोजन H2, वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करते तभी उनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है। और चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन O2। तीनों ऑप्शन हट गए थे सीधे सीधे मोनो एटॉमिक जिनॉन। अब जिनॉन एक नोबल गैस है। नोबल गैस कौन सी गैस होती है? जिनमें आउटर मोस्ट शेल जिनका भरा हुआ होता है पूरी तरीके से, जो किसी से जो नॉन रिएक्टिव होती है नेचर में, तभी तो वो मोनो एटॉमिक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, जिसने 11-12 में पढ़ी है वो तो पक्का ही 100% इसको सही कर देता। तो ऑप्शन 3 मैंने इसका लगाया था और मेरे को इसके भी 3 नंबर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, तो मैंने जहां से सेंसस पढ़ा था, स्टेटमेंट 1 जो बोल रहा है उसमें ये बोल रहा है कि बताना ये था कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 मैंने पढ़ी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 181 मिलियन।
2001 से 2011, अगर आपने कहीं से भी सेंसस पढ़ा है, आप इस ऑप्शन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है कहीं पे भी सेंसस, आप बोल देंगे स्टेटमेंट तो पक्का सही है। तो ये स्टेटमेंट तो पक्का सही थी ही थी। तो वन स्टेटमेंट तो सही थी, क्योंकि ये स्टैट कहीं ना कहीं रटाया गया था हमको, जिस भी क्लास में मैं पढ़ा था। एक परमार सर से मैंने पढ़ी थी स्टैटिक जीके, एक दाम्बीवाल सर से पढ़ी थी स्टैटिक जीके मैंने। दाम्बीवाल सर श्योर 60 गुरुकुल ऐप पे पढ़ाते हैं, दोनों ने ये स्टैट बताया था। पहली स्टेटमेंट तो पक्का सही है, यहाँ पे भी 50-50 हो गया था। तो 50-50 होके ये हो गया था कि यार ओनली वन सही होगी या वन और टू दोनों सही होगी। अब यहाँ पे मैंने गलती क्या की मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट 2 मैंने पढ़ी कि परसेंटेज डेकेडल ग्रोथ 2001 से 2011 तक शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ था। अब मैंने आगे नहीं पढ़ा था पूरा क्वेश्चन कि सिंस इंडिपेंडेंस पूछा है, तो मेरे दिमाग में चलने लग गया पुराना टाइम, 1911 से 1920 वाली डेकेड, ऐसे टाइप के चलने लग गई कि यार इंडिपेंडेंस से पहले भी तो शायद रहा होगा ना, उस टाइम पे कभी शार्पेस्ट डिक्लाइन रहा होगा डेकेडल ग्रोथ में, वो टाइम चल रहा था। तो क्वेश्चन ना पढ़ने की गलती से मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, और मैं मार्क करके आ गया था इसका ऑप्शन 1, और मेरा हो गया था एक गलत, और -1 हो गए थे। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, शांत माइंड से पढ़ना है। मेरे माइंड में वही चल रहा था कि यार पुराने टाइम पे डेफिनेटली कोई और एरा भी ऐसा रहा होगा, कोई और डेकेड भी ऐसी रही होगी जिसमें शार्पेस्ट डिक्लाइन रहा होगा, लेकिन मैं गलत था। सिंस इंडिपेंडेंस पूछा था और सिंस इंडिपेंडेंस यही वाली डेकेड है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सुपर इजी क्वेश्चन था भाई। मोनोवेलेंट आयन कौन से होते हैं? मोनोवेलेंट, मोनो मतलब 1, वेलेंट मतलब वैलेंसी 1 वाली, या तो +1 वैलेंसी होगी जिन आयन की, या -1 होगी जैसे क्लोरीन नेगेटिव। पॉलीवेलेंट आयन जिनकी +2, -2, +3, -3, एक से ज्यादा वैलेंसी होगी, वैसे आयन्स होते हैं पॉलीवेलेंट आयन। पॉली मतलब ज्यादा, वेलेंट मतलब वैलेंसी। तो कैल्शियम एक एग्जांपल है, Ca2 पॉजिटिव। फेरस का आयन होता है Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। तो ये तो हट ही गए थे। बाकी कैटायन और एनायन में भाई ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, इसको अपने माइंड में क्लियरली डिस्टिंग्विश कर लेना, भले किसी ट्रिक बना के, कि कैटायन क्या होते हैं और एनायन क्या होते हैं। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। कैटायन क्या होते हैं? कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, एनायन मतलब -1 चार्ज वाले, कैटायन मतलब +1 चार्ज वाले। ठीक है, तो गलती मत करना, गलती मत करना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज गलती मत करना। कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव, रट लेना, किसी ट्रिक बना के रट लेना, पर रट लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इजी था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। वेरी टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मेरे को हवा नहीं लगी बिल्कुल भी कि इसमें करना क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन सारे ऑप्शन में पूछा हुआ था कि दिसंबर 1991 में कौन से एक्ट को अमेंड किया गया था टू ब्रिंग पब्लिक एंटरप्राइज अंडर द परव्यू ऑफ द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एज पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम। कुछ आइडिया नहीं था इसमें मुझे, और मैंने एक चीज सही करी कि मैंने कोई तुक्का भी नहीं मारा इसमें, क्योंकि अगर मैं कोई तुक्का मारने जाता ना यार, तो 100% ये क्वेश्चन में गलत करके आता, तो 100% गलत करके आता। मुझे कोई आइडिया नहीं था इन एक्ट के बारे में, कोई क्या है ये चारों के चारों एक्ट। जहां तक मुझे पता है तीसरा तो कोई एक्ट है भी नहीं। मैंने आंसर देखा था तो मुझे पता चला तीसरा तो शायद कोई एक्ट है भी नहीं रियल लाइफ, पहले 1, 2 और 4 ही है। तो जिन क्वेश्चन में आपको कोई पता ही नहीं चल रहा है करना क्या है, 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे आपके एग्जाम में ऐसे जिनमें आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या है। तो ये मत सोचना कि मैंने नहीं पढ़ा, साथ वालों ने पढ़ा होगा, मेरे से नहीं हो रहा। वो क्वेश्चन बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप पूरे 75 में 75 मार्क्स नहीं ला सको जीएस में। ठीक है, ये हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन था भाई कि कौन सी थ्योरी 1923 में कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर्स। तो भाई 11th-12th में मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, बहुत साल हो गए उस चीज को, तो मुझे 2 थ्योरी के बीच में याद आ रहा था कि इन 2 थ्योरी को मैंने पहले कहीं पढ़ा है, और कंसेप्ट और एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर भी मैंने पढ़ा हुआ है। एसएससी की तैयारी के दौरान तो मैंने नहीं पढ़ी, इतने डीप में मैं पढ़ा ही नहीं था केमिस्ट्री की, मैंने थ्योरीज वगैरह पढ़ी है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी और लेविस थ्योरी, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया था कि यार इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि इन दोनों का नाम मैंने पहले कहीं सुना हुआ है। 50-50 हो गया था, अगेन 50-50 हो गया था। ऑप्शन लगाया मैंने 4 था इसका ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, हो गया मेरा गलत। लक बेस था, काफी ज्यादा लक बेस था, -1 हो गए थे मेरे इस क्वेश्चन में। तो ऐसा आपके साथ होगा, मेंस में कुछ क्वेश्चन में आपका लक चलेगा तो कुछ क्वेश्चन में आपका लक नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका किसी में भी लक ना चले या आपका सारा ही लक चल जाए, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं। 50-50 करना सीखो। पहले 2 ऑप्शन
हटा दो, दो ऑप्शन में अगर आप हो कंफ्यूज तो आप जा सकते हैं 50-50 के लिए, पर ये मतलब नहीं है कि आप 15-16 क्वेश्चन 50-50 पे ही खेल लिए, फिर तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे यार सिलेक्शन के। 7th क्वेश्चन, किसने इकोसिस्टम का, किसने बोला था इकोसिस्टम एज द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी 1956 में? ये क्वेश्चन मैं अपनी गलती मानता हूं यार, कि मैंने ना इकोलॉजी पढ़ के नहीं गया था बिल्कुल भी, है ना, तो इसका मुझे आंसर नहीं आता था। जिन लोगों ने इकोलॉजी पढ़ी होगी, थोड़ी भी ढंग से पढ़ी होगी, उनको ये ऑप्शन, इनको ये आंसर आता था फ्रांसिस इवंस। तो फ्रांसिस इवंस का था ये क्वेश्चन, मैंने छोड़ दिया था, मुझे नहीं आ रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था इसका क्या होगा, मैंने बेटर समझा छोड़ देना, तो मैंने छोड़ दिया था। मुझे कोई नंबर नहीं मिले, ना पॉजिटिव मिला ना नेगेटिव मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8th क्वेश्चन। अब क्या हुआ था ना कि काफी बैक टू बैक क्वेश्चन हो गए थे एग्जाम में, 8वां क्वेश्चन आते आते कि मेरे को ऐसा लगने लगा था यार मेरे को क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, एक थ्योरी वाला क्वेश्चन, एक सेंसेस वाला क्वेश्चन, और इससे पिछला वाला इकोलॉजी वाला क्वेश्चन, इकोसिस्टम वाला। तो जब बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपके माइंड में एक प्रेशर बन जाता है कि यार क्वेश्चन तो 25 ही है, मैं 8वें क्वेश्चन तक आ गया हूँ, मुझसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि एसएससी करेगा ऐसा कि स्टार्टिंग में वो टफ क्वेश्चन डेफिनेटली डालेगा, वो आपका पेशेंस टेस्ट करता है। शुरू में क्वेश्चन नहीं हो रहे तो बाद के हो जाएंगे, अपनी तैयारी पे ट्रस्ट रखना। मैं यहाँ इस क्वेश्चन पे आते आते मैं पैनिक हो चुका था, मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार प्रेशर बन गया, अब तो क्या करना है, मेरे से हो नहीं रहे, तो मुझे अटेम्प्ट लगाना चाहिए। ऑप्शन पढ़े, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल की बात हो रही थी, मैंने चैल्कोपायराइड तो हटा दिया कि चैल्कोपायराइड तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि चैल्कोपायराइड मतलब मैंने सोचा कि कॉपर से रिलेटेड होगा, चैल्कोलिथिक एज मेरे दिमाग में चला, तो मैंने कहा ये तो हट गया। कोरंडम, डोलोमाइट, ओलिवाइन, गलती मैंने क्या की, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट किया, 3 ऑप्शन में से मैंने आंसर चूज करा, मुझे पता नहीं था, प्योर तुक्का मारा, डोलोमाइट मार दिया था, प्योर तुक्का था, प्योर तुक्का था, इसमें कुछ बात ही नहीं है, -1। और जस्ट बिकॉज कि मैं प्रेशर में आ गया था कि 8वें क्वेश्चन तक यार मुझसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, शायद मुझे आ ही नहीं रहे, शायद मेरी तैयारी इतनी अच्छी है ही नहीं। ये आपको नहीं करना है, आपको 25 क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लेने हैं, उसके बाद अटेम्प्ट बढ़ाने पे नहीं जाना है, 50-50 ना हो तब तक मत खेलना। भारतमाला प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? तो यार भारतमाला के बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, भारतमाला के बारे में मुझे आइडिया था कि ये हाईवे से रिलेटेड है, रोड की कनेक्टिविटी इंप्रूव की गई है, इतना मुझे आइडिया था। जैसे ही ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, अगर आपने भारतमाला सुना भी है कभी एक बार भी लाइफ में, तो आप ये आराम से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे तो होगा नहीं, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट तो होगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो ऑब्वियसली 4th ऑप्शन होगा ना यार इसका आंसर, ऑब्वियस सी बात है। भारतमाला, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, हाईवे से रिलेटेड है प्रोजेक्ट, तो वही होगा। 10th क्वेश्चन, यहां पे मेरा लक चल गया भाई, ये मैं इसको लक का मार्क्स दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही मैं कैपिटल रिवाइज कर रहा था हिस्ट्री में सारे ही डायनेस्टीज की, तो उसमें मैंने कुषाण डायनेस्टी की कैपिटल जब याद की थी तो मथुरा याद कर रखी थी, 2 दिन पहले याद की थी, तो मुझे 100% हो गया था कि यार क्वेश्चन देखते साथ ही मैंने कुषाण लगा दिया आंसर और आगे बढ़ गया। तो ये लक था, जहां पे मेरा लक चला यहाँ पे मुझे पूरे +3 नंबर मिले। तो होगा, कई बार आपका लक चलेगा, कई बार आपका लक नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो ये तो नंबर थे। कोई भी चीज आप जीके में याद करें, फ्यूचर में अगर कोई प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है अभी, तो ट्रिक बना के याद करें, ट्रिक बना के चीजें याद ज्यादा देर याद रहती है, रट्टा मत मारे कभी। और जो लोग आखिरी टाइम पे अभी स्टैटिक जीके रिवाइज कर रहे होंगे या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर रहे होंगे, तो जल्दी अगर आपको याद करना है तो ट्रिक बना के याद करना, कनेक्ट करना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, ये ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन। फिजिक्स अगर आपने एसएससी की तैयारी के दौरान पढ़ी हो वो भी बता सकता है पहला स्टेटमेंट सही है, जिसने 11th-12th में फिजिक्स पढ़ी है वो भी बता सकता है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एम्पियर लॉ रिलेशनशिप बताता है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में वायर के चारों तरफ होगी, एम्पियर लॉ है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो सही, छूटते साथ ही मैंने पेपर में कहा हाँ भाई सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन आर अ सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है। मैक्सवेल इक्वेशन मुझे याद था कि भाई 4 फंडामेंटल इक्वेशन है, अगर मैं यहीं तक पढ़ता, जल्दीबाजी दिखाता, मैं दूसरा भी सही मार देता, आगे बढ़ जाता, खत्म बात। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था यहाँ पे, क्यों पढ़ना था? मैक्सवेल की इक्वेशन है, सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन है गवर्निंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ चार्जेस एंड करंट्स। भाई एब्सेंस ऑफ चार्जेस एंड करंट्स, भाई जब चार्जेस ही नहीं होंगे
करंट ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन था। जब चार्जेस ही नहीं है, एब्सेंस है चार्जेस का, करंट का, तो कहां से आएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? तो स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत थी। देखो, अगर इसमें जल्दीबाजी दिखाता कोई बंदा, कहता हाँ यार मैक्सवेल 4 सेट ऑफ इक्वेशन उसने पढ़ा हुआ है कहीं, तो लगा के आगे बढ़ जाता, पर ये क्वेश्चन गलत था, दूसरा स्टेटमेंट गलत था। ओनली स्टेटमेंट 1 वाज ट्रू। ध्यान से पढ़ना होता है इसीलिए। 12th क्वेश्चन, अगेन मैंने एक और गलती की थी इस क्वेश्चन में, एक ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया था, क्रोमोसोम 21 डाउन सिंड्रोम। मुझे पता था क्रोमोसोम 21 डाउन सिंड्रोम है, हटा दिया मैंने, बाकी 3 ऑप्शन बचे। मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि इसका आंसर होना चाहिए 15, मैंने 15 लगाया, मेरा गलत हो गया, -1। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। 3 ऑप्शन जब बचे हैं आपके, तो आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है, ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। अनटिल अनलेस आपको इंट्यूशन नहीं हो रहा कि हाँ ये हो ही सकता है, नहीं मारना है। मेरे को पता नहीं क्यों हुआ, 3 ऑप्शन में तो खेलना ही नहीं चाहिए भाई कभी तुक्का, जो अनटिल अनलेस 50-50 ना हो।